Hello students, welcome to Shortcut. We are studying chapter number 1 from our social science book of 10th. The name of the chapter is Heritage of India. भारत के हेरिटेज के बारे में बात करेंगे हम यहाँ इस चैप्टर में. हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर. अब भारत की धरोहर जो है उसके बारे में बात करेंगे. तो भारत जो है वो नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में इंडियन ओशन तक फैला हुआ है, यानी कि काफ़ी बड़ा देश है हमारा भारत. और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको कहा जाता है इंडियंस. इन लोगों को हम क्या कहते हैं? भारतीय लोग, यानी कि इंडियंस कहते हैं हम लोगों को. और भारतवर्ष जो है इसको भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप और आर्यवर्त जैसे नामों से भी जाना जाता है पुराने समय से. हमारा जो देश है ये देश नेचुरली गिफ्टेड कंट्री है. अब इसमें आप देखिए हिमालयाज जो कि हमारे उत्तर में हमारी बाउंड्री बन के खड़ा हुआ है, ईस्ट में हमारे सी है, वही सी वेस्ट में भी है और साउथ में भी है. यानी कि हम चारों तरफ से एक तरह से प्राकृतिक तौर पे हम लोग प्रोटेक्टेड कंट्री हैं. उत्तर में हमें हिमालय प्रोटेक्ट करता है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में हमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन जैसे महासागर हमें प्रोटेक्ट करते हैं. भारत का जो कल्चर है, डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, भारत जो है अलग अलग देशों से दुनिया के आए हुए लोग जो हैं उनको मिलाकर हमारा कल्चर बना हुआ है. ये लोग भारत कैसे आए थे? कुछ ट्रेड करने आए थे, फिर वो यहीं आकर सेटल हो गए और हमारे लोगों के साथ ही मिलकर इंडियन कल्चर का एक हिस्सा बनकर रह गए. और ये जो एक्सचेंज हुआ, यानी कि वो लोग आके भारत में बसे, यानी कि एक मिक्सचर क्रिएट हो गया हमारे कल्चर का, जो कि इसको दुनिया में सबसे यूनिक बनाता है. तो हमारा जो हेरिटेज जो है वो हम जनरेशन टू जनरेशन पास करते रहते हैं और ये हेरिटेज हमारा जो है ये कंटिन्यूसली प्रोग्रेस भी करता जा रहा है समय के साथ साथ. अब भारत की लोकेशन और एरिया की बात करें, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और दूसरा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और ये एशिया के सदर्न पार्ट में स्थित है. रिच एंड वेरिड हेरिटेज की बात करें, हमारी जो मातृभूमि है ये बहुत ही रिच और वेरिड, मतलब वैरायटी ऑफ हेरिटेज, यानी कि हेरिटेज की यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है. भारत का जो कल्चर है ये ज़्यादातर ट्रेड ओरिएंटेड रहा है और पीस लविंग रहा है. ट्रेड ओरिएंटेड मतलब यहाँ पर ज़्यादातर ट्रेडिंग के लिए लोग आते रहे हैं, और पीस लविंग यानी कि शांति प्रिय देश है हमारा. यहाँ पर सत्य, चित्त और आनंद, ये भारतीय कल्चर को देख के रियलाइज़ किया जा सकता है. यानी कि यहाँ पर आने के बाद आपको सत्यता यानी कि एक ट्रुथ की भावना यहाँ पर आएगी और उसको आप इंटरनली फील करके आनंदमयी हो जाएंगे, यानी कि एंजॉय करेंगे आप इसको. इसके अलावा जो इंडियन कल्चर है ये म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, यानी कि दूसरे देशों से आने वाले जो लोग थे, यानी कि आप देखिए दूसरे देशों से जो लोग आएंगे उनका कल्चर कैसा होगा, वो उनके कंट्री का कल्चर होगा. जब वो भारत में आकर यहीं बस गए और इस तरीके से हमारा जो भारतीय कल्चर जो है ये डिफरेंट कल्चर्स का मिक्सचर बन गया और उन लोगों ने आकर यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया, जैसे कि नॉन वायलेंस और पीस, यानी कि अहिंसा और शांति की जो पॉलिसीज़ हैं हमारी उसको एक्सेप्ट किया दूसरे लोगों ने और इसको एडमायर भी किया. यानी कि दुनिया भर के लोगों ने इसकी तारीफ भी की है और इसको अडॉप्ट भी किया है. लोग जो हैं वो शुरू से ही, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से लेके आज तक हमारे देश को रिच और वेल्दी मानते आए हैं. और यहाँ के जो लोग हैं उनकी एबिलिटी, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके टैलेंट और स्किल जो है इसका जो लोहा है विश्व भर में माना जाता है. भारत के जो विद्वान हैं, स्कॉलर्स या थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिसंस, सेजेस, सेंट्स, साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस, इन सब की बात की जाए तो इन्होंने भारत के कल्चर को ग्रो करने में और डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है. अब कल्चर क्या है? कल्चर किसको कहते हैं? कल्चर इज़ अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन. हम
कल्चर की ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, कल्चर जो है वो एक मिक्सचर है किस चीज़ का, हैबिट्स का, वैल्यूज़ का, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और जीवन जीने के स्टाइल का, इन सबको मिला के हम कल्चर कह सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना वेस्टर्न कल्चर, अब बहुत सारे लोग वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्रभावित हैं, तो उनका वेस्टर्न कल्चर मतलब वहाँ के लोगों की आदतें, वैल्यूज़, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के लाइफस्टाइल जो है वो सब चीज़ें, उसी को हम मानते हैं कल्चर में। मीनिंग ऑफ कल्चर, कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, ये भी कल्चर का मीनिंग है, आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। कल्चर ऑल्सो मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। इट इज़ मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ, ये कैसे बनता है, जो पब्लिक लाइफ के अंदर बदलाव आते हैं, सोशल रूल्स के अंदर बदलाव आते हैं, या फिर रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़, अलग अलग सोसाइटीज़ का गठन होना, बनना, उसके अंदर जो बदलाव आकर जब नई सोसाइटीज़ बनती है, तो इस सब को हम कल्चर कहते हैं। इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज़ अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, सम्स, ट्रेडिशंस एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल। तो कल्चर को हम टोटली बोल सकते हैं कि ऐसी आदतें, ऐसी वैल्यूज़, ऐसे हैबिट्स, ऐसे कस्टम्स जो इंसान को हाईएस्ट लेवल पर लेके जाएं, उसको हम कल्चर कह सकते हैं। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स टू अस, जो हमारे बुजुर्गों ने हमको जो दिया है, हमारे फोर फादर्स ने हमको दिया है, उसी को हम हेरिटेज कहते हैं, एक गिफ्ट। इंडियन हिस्ट्री जो है वो हज़ारों साल पुरानी है, हम कह सकते हैं। हमारी प्लेज हम गाते हैं, तो उसमें आपने देखा ना, प्लेज बोलते वक्त हम क्या बोलते हैं, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। तो यहाँ देखिए, ये जो सेंटेंस के अंदर ये जो शब्द आते हैं, रिच एंड वेरिड हेरिटेज, इसका मतलब हमारा जो हेरिटेज है वो बहुत ही वेरिड है और रिच है, बहुत ही ज़्यादा भिन्नतापूर्ण है और रिच है, बहुत ही ज़्यादा रिच माना जाता है। अब हेरिटेज को दो पार्ट में बांटा गया है, पहला है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया और दूसरा है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। नेचुरल हेरिटेज में क्या चीज़ें आती हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेचुरल हेरिटेज के अंदर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं माउंटेन्स, यानी कि जो नेचुरली हमको जो चीज़ें मिली हैं, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, इंसेक्ट्स, लीव्स, देन वेरिड लैंडस्केप्स, मिनरल्स, वेजिटेशन, प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो भारत के अंदर भरमार है इन सब चीज़ों की, एंड इवन वी कैन से दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर। सो हम लोग नेचर के बच्चे हैं, इस कारण से नेचर ने हमारे लिए सब अरेंजमेंट करके रखा है। किस चीज़ का अरेंजमेंट, फूड है, वाटर, फ्रेश एयर, ड्वेलिंग्स, तो ये सब चीज़ें हमें किसने दी हैं, नेचर ने दी हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ आर क्लोज रिलेशन विद नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड जताका टेल्स। अब हमारा जो नेचर का कितना करीबी रिश्ता है, इसकी जानकारी भी हमको इन कुछ चीज़ों से मिलती है, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ जो लिखी गई हैं वो, और जताका टेल्स, इनके द्वारा, जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन से जुड़ी गई एक किताब है, इन सब से हमको पता लगता है कि हमारा नेचर के साथ कितना है सुंदर रिश्ता है। आर क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड सेवरल रागाज आर बेस्ड ऑन प्रहर, दैट इज़ पीरियड ऑफ डे। बहुत सारे जो हमारे क्लासिकल डांसेज या फोक डांसेज, फोक म्यूज़िक वगैरह है, और ये सब चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारे रागाज की बात की जाए, ये प्रहर पे डिपेंड है। प्रहर बोलते हैं पीरियड ऑफ डे, पहले पता ना आपको, 8 पहर, 4 पहर ऐसे बोलते हैं, तीसरा पहर, चौथा पहर शुरू हो गया, यानी कि जब 24 घंटे के हिसाब से हम क्लॉक के बिना जब काम करते थे तो प्रहर बोलते थे उसको। सिमिलरली आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर क्योर, दीज आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। ये जो दवा की पद्धतियाँ हैं, मेडिसिनल वेज जो हैं, ये भी नेचर पे ही डिपेंड है। पहला है इसमें लैंडस्केप। अब आपको देखिए, इसको याद करते हुए ध्यान रखना है, नेचुरल हेरिटेज में आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद उसके बाद लैंडस्केप इसका फर्स्ट टॉपिक है। लैंडस्केप की बात करें, लैंडस्केप्स के बारे में बताएंगे। भारत जो है यहाँ पर क्या क्या है, जैसे कि आप जानते हैं हिमालय है, जिसने भारत को बहुत ही एक प्रोटेक्शन के तौर पे एक दीवार की तरह खड़ा है, उत्तर से आने वाले लोगों से बचाता है, इवन ठंडी हवाएं जो उत्तर से आती हैं उससे भी बचाता है हमें। फिर भारत के अंदर वेजिटेशन बहुत तरह की है, मिनरल्स, अलग अलग तरह के बर्ड, एनिमल्स, ऊंची ऊंची माउंटेन पीक्स जो कि स्नो से कवर्ड रहती हैं, इनसे गिरती हुई नदियाँ जो कि गिफ्ट हैं हमारे लिए हिमालय का, फॉरेस्ट ऑफ टेराई, फिर उसकी पिलग्रिमेज प्लेसेस जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एट्सेट्रा, फिर नंदा देवी, ऐसी चोटियाँ जो हिमालय के अंदर स्थित हैं। तो ये सब जो हैं ये भारत के नेचुरल हेरिटेज का हिस्सा है। आगे है हमारा रिवर्स की बात करें तो भारत के ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि भारत का कल्चर जो है वो नदी के किनारे पे ही फ्लरिश हुआ था, यहीं पे शुरू हुआ था हमारा कल्चर। कौन सी नदी, इंडस रिवर और रावी नदी के किनारे पे ही शुरू हुआ था।
रिवर्स जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ये सब नदियाँ जो हैं ये भारतीय लोगों को इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। ये नदियाँ हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स हैं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम इसके पानी को यूज़ करते हैं, इरिगेशन के लिए, इवन बिजली भी पैदा करते हैं इनसे, और इसको वाटरवे के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो आज जो है इंसान जो है वो ज़्यादातर नदियों पे डिपेंडेंट है अपनी डेवलपमेंट के लिए और इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए। फिर इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ जैसे कि क्ले यूटेंसिल्स बनाने की होगी, प्लास्टरिंग इंडस्ट्रीज़ होगी, बिल्डिंग हाउस, इन सब चीज़ों के लिए हम किस पे डिपेंडेंट हैं? नदियों के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। रिवर वाटर हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्पर, इससे हमारा जीवन ब्यूटीफुल और प्रॉस्परस बना है। लैंडस्केप सीन्स एट डॉन एंड डस्क आर वेरी फैसिनेटिंग ऑन द साइड ऑफ रिवर। अब सुबह के समय और शाम के समय जब आप नदी के किनारे पे खड़े रह के कोई दृश्य देखते हैं सूरज के डूबते हुए या उसके उगते हुए, तो वो एक बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं यानी कि कलाकार जो हैं वो इसी माहौल का फ़ायदा उठाकर अपनी कविताओं को, अपने गीतों को रूप देते हैं। तो ये नदियाँ भारत के नेचुरल हेरिटेज का एक अभिन्न अंग हैं। वेजिटेशन की बात करते हैं तो भारत जो है वो एनवायरनमेंट लवर कंट्री है, और भारतीय लोग जो हैं इनका फूलों के प्रति, श्रब्स जो छोटे प्लांट्स रहते हैं उनके प्रति जो एक नज़रिया है, उनके प्रति जो प्यार है, वो हम यहाँ की प्रकृति से साफ साफ झलकता है। ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा, ये सब लोग जो हैं ये पेड़ों पे ही डिपेंडेंट है फूड के लिए, ह्यूमंस हों, एनिमल्स हों या बर्ड्स हों। बैनियन ट्री, पीपल ट्री, बेसिल जिसको हम तुलसी कहते हैं, ये सब जो हैं ये भारत में वर्शिप योग्य हैं, इनको पूजा जाता है। फिर हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें, ये सब जो हैं ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्परस हर्ब्स, ये सब जो हैं ये हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो, ये सब चीज़ें भारत में जंगलों में आसानी से मिल जाती हैं, और पुराने समय से इन जड़ी बूटियों का उपयोग करके बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ पर आयुर्वेदा के द्वारा किया जाता है। जैसे कि हरड़े, आंवला, बेहंदा, एलोवेरा, अदुसी, नीम एट्सेट्रा, इनको भी मेडिसिनल प्लांट्स कहा जाता है। इसके अलावा फ्लावर्स जैसे कि लोटस, रोज़, मोगरा, जैस्मिन, दामारो, सनफ्लावर, चंपा, जूही, ये जो कुछ फूलों के नाम हम ले रहे हैं, ये सब ह्यूमन लाइफ को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं, और ज़्यादा महका देते हैं, और ज़्यादा हेल्दी और प्रॉस्परस बना देते हैं। और इनका उपयोग हमारे यहाँ पर रिलीजियस सेरेमनीज़ के अंदर भी किया जाता है, जो कि इस वेजिटेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती है। तो ये था हमारा तीसरा नेचुरल हेरिटेज। चौथा जो नेचुरल हेरिटेज हमारे पास है वो है वाइल्ड लाइफ। भारत जो है शुरू से एक नेचर लवर रहा, और ऐसे में भारत के अंदर जो एनिमल्स जो हैं, हमारा कल्चर एनिमल लवर भी रहा है। जैसे कि आप जानवरों की बात करें तो ये हर तरह के प्राणी भारत में देखने को मिलते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स, ये सब प्राणी जो हैं भारत में देखने को मिलते हैं। एशियन लायंस की बात की जाए, ये दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ ये भारत के अंदर गिर फॉरेस्ट के अंदर गुजरात में पाए जाते हैं। और हमारा धार्मिक विश्वास ये भी कहता है कि जो देवी देवता हैं उनके जो व्हीकल्स के रूप में भी हम इन जानवरों की पूजा करते हैं। जैसे कि टाइगर, शेरा वाली माता का जो वाहन माना जाता है, पीकॉक है, एलिगेटर है, ईगल्स हैं, इनको हम अपने धर्म का जोड़कर भी इनका पूजा करते हैं। भारतीय करेंसी की बात की जाए, जो नोट है हमारा, उसके ऊपर भी 4 लायंस बने रहते हैं, नेशनल एम्बलम, फिर हॉर्स भी रहते हैं और बुल्स भी रहते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे रिजर्व्स बनाए हैं, सेंचुरीज, बायो रिजर्व्स एट्सेट्रा हमने क्रिएट किए हैं, और लॉज भी बनाए हैं ताकि इनको बचाया जा सके। तो ये थे हमारे 4 स्तंभ जो कि हमारे नेचुरल हेरिटेज के पार्ट हैं। आगे हमारा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत के कल्चरल हेरिटेज के बारे में जानते हैं। इंडिया हैज़ गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। भारत ने दुनिया को एक डाइवर्स और एक रिच हेरिटेज प्रदान किया है। कल्चरल हेरिटेज इज़ अ मैन मेड हेरिटेज। अभी जो हमने पढ़ा वो नेचुरल हेरिटेज था, अब हम मैन मेड हेरिटेज जो है उसको हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। जो कुछ भी इंसानों ने बनाया है अपने द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी स्किल के द्वारा, उसको हम कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। अब जो पीछे हमने पढ़ा ऊपर पैराग्राफ्स के अंदर, वो सब नेचुरल हेरिटेज है, और ये कल्चरल हेरिटेज है जो कि हम लोगों ने अपनी कुशलता से, अपनी स्किलफुलनेस से हमने बनाया है। हम शुरू करते हैं अगर आर्यन से लेकर क्षत्राप, कुषाण, हुन्स, पर्शियन, टर्क्स, अरब्स, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एट्सेट्रा, दिस ऑल कास्ट एंड ट्राइब्स हैव केम टू इंडिया। इतने लोग, इतनी
तरह के लोग भारत में आकर रह चुके हैं। इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज़ बिकम रिच। अब इन सब ने, देखिए जब मुग़ल भारत में आए तो इन्होंने अपने तरीके से यहाँ पर हेरिटेज तैयार किया, हमारे लिए बिल्डिंग्स तैयार की, किले तैयार किए, ब्रिटिशर्स ने अपने तरीके से किए, तो इसने भारत के कल्चर को एक और ज़्यादा रिचनेस दी है। द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक पीरियड हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर्ट 5000 ईयर। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का जो आर्ट है ये लगभग 5000 साल पुराना है। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो अवशेष हैं वो इसी चीज़ का प्रमाण है। हम फिगर्स देखते हैं, गॉड्स और गॉडेस, देवी देवताओं के फिगर्स देखते हैं, ह्यूमंस की, एनिमल्स की, और बहुत सारे टॉयज़ भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्कल्पचर ऑफ अ बियर्डेड मैन एंड द स्टैचू ऑफ अ डांसर। ये सब चीज़ें हम देखते हैं तो हमें बड़ा ही गर्व होता है, प्राउड फील होता है अपने आप पे, अपने देश के कल्चर के ऊपर। फर्दर व्हेन वी लुक एट द फिगर ऑफ बुलक और लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मॉडर्न एरा, द स्टैचू ऑफ बुद्धा, ये देखिए ये सब चीज़ें, फिगर ऑफ बुलक, लायन ऑन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मॉडर्न एरा, फिर स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा, मेडिटेटिव फॉर्म और द कालखंड स्टैचूज ऑफ जैन तीर्थंकर्स, द केव्स ऑफ एलोरा ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। इन सब चीज़ों को देखकर, बाय सीइंग दिस हेरिटेज वी फील प्राउड, यानी कि इतनी ज़्यादा रिच है हमारा हेरिटेज कल्चर की, इन सब को देख के हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। आर कल्चरल हेरिटेज अकोमोडेट्स पैलेसेस। हमारे कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या है, देखिए पैलेसेस जो हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्कल्पचर्स, स्तूपास, विहारास, चैत्यास, टेम्पल्स, मोस्क, टॉम्स, फोर्ट्स, गेट्स एट्सेट्रा। इसके अलावा हिस्टोरिकल प्लेसेस जो कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट का भी हिस्सा रही हैं, जैसे कि साबरमती आश्रम, डांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, दिल्ली एट्सेट्रा। इन सबको भी हम अपने कल्चरल हेरिटेज का एक पार्ट मान सकते हैं। इसके अलावा हमारी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयन, लिटरेचर, रिलीजन, युद्ध शास्त्र, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजन, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें भारत के द्वारा ही डिस्कवर की गई हैं और ये भी हमारे हेरिटेज का एक अभिन्न हिस्सा माना जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात के बारे में। गुजरात जो कि बहुत ही रिच है अपने आप में कल्चरल वे में, इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक रीडिंग चाहिए कि कौन कौन सी कल्चरल हेरिटेज की प्लेसेस हैं भारत के अंदर, जैसे कि आपको मैं जस्ट मेन चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये आपको जस्ट रीड आउट करना है, नथिंग एल्स। रंगपुर, रोजाड़ी, द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शंस ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़ एट्सेट्रा, देन सन टेम्पल ऑफ मोधेरा, गेट ऑफ चांपानेर। तो ये सब चीज़ें जो आप यहाँ पर रीड करेंगे आपके पास, तो ये सब जो हमारा है ये कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात है। वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस इन गुजरात आर, कुछ टूरिज्म प्लेसेस जो हैं वो भी हमारे कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है, जैसे पोलो फॉरेस्ट हो गया, विजयनगर, काइट फेस्टिवल, कांकरिया कार्निवल, ताना डीरी फेस्टिवल, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल, रणोत्सव एट्सेट्रा। ये भी हमारे, यानी कि ये फेस्टिवल्स हैं, ये ऐसे कुछ समारोह हैं जो गुजरात के अंदर मनाए जाते हैं और इनको भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे हेरिटेज का, कल्चरल हेरिटेज का, कल्चर का एक हिस्सा है। टूरिज़म प्लेसेस की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आप एक नीचे एक बॉक्स देख रहे हैं, एक बना हुआ जिसके अंदर फेयर्स ऑफ गुजरात के बारे में। यहाँ पर कौन सा फेयर है, मोढेरा फेयर है, वो कहाँ पर होता है, मोढेरा महसाणा में, कब होता है, 3rd वीक ऑफ जनवरी। तो इस तरीके से सब जो मेले लगते हैं, फेयर्स लगते हैं, ये भी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है और यहाँ पर जाने के बाद आप अपने कल्चर की समृद्धता, उसकी इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा जानते हैं। इनको देखने के लिए देश विदेश से हज़ारों की संख्या में सैलानी आते हैं और वो लोग इसको देखकर हमारे कल्चर से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि कुछ लोग तो वो भारत के होकर ही रह जाते हैं, वो वापस जाना ही नहीं चाहते हैं। इंडिया, लैंड एंड पीपल, भारत और इसके लोगों के बारे में देखते हैं। प्रिमिटिव मैन केम इनटू एग्जिस्टेंस साइमल्टेनियसली इन इंडिया एंड ईस्टर्न साउथ अफ्रीका। ऐसा माना जाता है कि प्रिमिटिव मैन जो था वो भारत और ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में ही उनका स्टार्ट हुआ था, यानी कि वहीं से वो एग्जिस्ट हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि अलग अलग फॉरेन ट्राइब्स जो थी वो भारत में आई और ये भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। कौन बन गई ये अभिन्न हिस्सा? कौन? फॉरेन ट्राइब्स की बात कर रहे हैं। और
इनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। द द्राविडियंस आर कंसिडर्ड विद द मोस्ट एंशियंट पीपल। इनमें सबसे जो पुराने लोग माने जाते हैं, मोस्ट एंशियंट वो माने जाते हैं द्राविडियंस। ये क्वेश्चन 1 मार्क में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो नोट कीजिएगा। द्राविडियंस वर कंसिडर्ड एज द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया। But the modern researchers of linguistical anthropology have proved that even before the Dravidians, 6 more tribes came and settled in India. अब ये तो मानना है, लेकिन इससे पहले जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, लिंग्विस्टिक जो हैं, वो लोग ये मानते हैं कि इससे पहले 6 ट्राइब्स के लोग भारत में आए थे और बस गए थे, जिसमें पहला नाम दिया गया नीग्रोटॉइड का, जिसको हम हबशी पीपल भी कहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नीग्रेट या फिर जिसको हम नीग्रोज भी कहते हैं, ये भारत के ही इनहेबिटेंट्स थे, यानी कि यहीं के लोग थे ये। और ऐसा मानते हैं कि अफ्रीका से आए थे बलूचिस्तान के रास्ते, यानी कि अफ्रीका के रास्ते, अफ्रीका वाया बलूचिस्तान होते हुए भारत आए। ये लोग ब्लैक थे, इनकी हाइट जो थी वो 4 से 5 फुट थी और इनके बाल कैसे थे, कर्ली है, जैसे कि आप अफ्रीकन्स को जानते हैं। दूसरा है ऑस्ट्रेलॉइड, जिनको निषद पीपल भी कहा जाता है। ये लोग जो थे ये साउथ ईस्ट एशिया से भारत में आए थे। इनका फिजिकल फीचर का ब्लैक स्किन विद ब्रॉड हेड, इनका फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट में काफ़ी शॉर्ट थे। द आर्यन हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम निषद। जो आर्यन जो इनके बाद भारत में आए थे, उन्होंने इन्हें निषद नाम भी दिया था। द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब्स लाइक कोल एंड मुंडा, जो कि आज भी हमें देखने को मिलती है, ट्राइब्स जो है ना, कोल और मुंडा, इवन खासी, ट्राइब्स ऑफ आसाम एट्सेट्रा, ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार, ये सब जो हैं इनकी सिमिलैरिटीज़ इनसे मिलती जुलती हैं, यानी कि ये सिमिलर पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलॉइड्स के साथ। Their contribution in the development of Indian culture and civilization is immense. इन्होंने भारत के कल्चर को डेवलप करने में, सिविलाइजेशन को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये क्या करते थे, क्ले यूटेंसिल्स बनाते थे, कपड़े पहनते थे कॉटन के, और बहुत सारे दूसरे स्किल्स भी इनको आते थे। इनका रिलीजन में बहुत ज़्यादा विश्वास था। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर द्राविडियंस के बारे में। द्राविडियंस जो हैं ये इंडिया से बिलोंग करते थे, और ऐसा माना जाता है कि स्टोन एज सिविलाइजेशन के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स थे, and they were also known as the creators of Mohenjo-daro culture. The tribes which came from north survived with their language and cultural features. Later on they were only called as Dravidians. ये वो ट्राइब्स थी जो कि नॉर्थ से आए थे और भारत में ये सर्वाइव किए अपनी लैंग्वेज के साथ, अपने कल्चर के साथ, और इन्हीं को हम द्राविडियंस कहते हैं। द्राविडियंस जो हैं इन्होंने ही हमें ये कंसेप्ट दिया था। कौन सा कंसेप्ट? माँ को देवी और पिता को देवता कहने का। सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिव, यानी कि शिव और पार्वती जैसे हम जानते हैं, माता पिता को कहते हैं, वो इन्हीं का डेवलप किया हुआ हमारा ये थॉट था। मोर ओवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज़ द गिफ्ट ऑफ द्राविडियंस। नेचर को पूजने का, यानी कि नेचर की पूजा करना ना, पेड़ों की पूजा, ये भी इनके द्वारा हमको दिया गया था। फिर धूप बत्ती हम लगाते हैं, जो दिया जलाते हैं, वो भी आरती जो करते हैं, ये भी इन्होंने ही हमको दिया था। यानी कि धूप जलाना, दीप जलाना और आरती करना, इंसेंस स्टिक्स वगैरह जो आप अगरबत्ती वगैरह जलाते हो भगवान के आगे, वो सब इनके द्वारा ही हमको दिया गया था। बिसाइड्स नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एट्सेट्रा आर द ग्रेट फीचर्स। इसके अलावा एनिमल वर्शिपिंग भी ये करते थे और नेचर वर्शिपिंग भी करते थे। ओरिजिनल डीटीज ऑफ द्राविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय आर्यंस। जो डीटीज कहा जाता है देवी देवताओं को, तो जो देवी देवता द्राविडियंस जिनको मानते थे, उनको आर्यंस ने भी एक्सेप्ट किया, वो भी उनकी पूजा करते थे। अंडर द ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ, Aryan culture was deeply internalized by the Dravidians. Hence the intercaste marriages took place. अब नॉर्दर्न कल्चर के प्रभाव में आके आर्यन जो थे, आर्यन लोग थे, वो काफ़ी बदलने लगे, वो मतलब द्राविडियन कल्चर से काफ़ी प्रभावित हुए। इस कारण से इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगी, यानी कि द्राविडियंस और आर्यंस के बीच में। द्राविडियंस हैड मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। द्राविडियंस प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट, राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग एट्सेट्रा। द्राविडियंस जो थे इनके अंदर मैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम था, यानी कि महिलाएं जो थी उनके हाथ में पूरी सत्ता होती थी परिवार की, ना कि पुरुषों के हाथ में। यानी कि पुरुष प्रधान नहीं होते थे, महिलाएं प्रधान होती थी, मुखिया होती थी अपने परिवार की। और इसी दौरान जो द्राविडियंस थे उन्होंने बहुत सारी प्रोग्रेस की क्राफ्ट्स के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में, जैसे कि उन्होंने बोट्स बनाना, राफ्ट्स बनाना, वीविंग, स्पिनिंग, ये सब काम इनको डाइंग वगैरह आते थे। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ आर्यंस, आर्यंस के डोमिनेंस के कारण जो द्राविडियंस थे वो साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गए और वहाँ जाकर बस गए। इसी कारण से आज जो हम साउथ इंडिया में जो भाषाएं बोलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये भाषाएं जो हैं, इन चारों भाषाओं को द्राविडियन फैमिली से जोड़ा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि द्राविडियन फैमिली की जो भाषाएं उनके नाम लिखो, तो आप साउथ इंडिया की भाषाओं का नाम लिखेंगे तो वो ठीक होगा।
अदर ट्राइब्स की बात करें तो मोंगोलॉइड्स, अल्पाइन, डिनारिक और एमनॉइड, ये ट्राइब्स भी भारत में आई। मोंगोलॉइड के बारे में देखते हैं। दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत, ये नॉर्थ चाइना से भारत आए थे तिब्बत के रास्ते, और नॉर्थ असम में ये बस गए थे। फिर सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल, इन जगहों पे भी इन्होंने अपना डेरा डाला। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्व्स, ये अपने आप को इन्होंने जल्द ही भारत के रंग में रंग लिया। मंगोलॉइड पीपल पोजेस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मंगोलॉइड जो मंगोलियंस जो हैं उनके जो फिजिकल फीचर्स की बात करें, उनका येलो कम्प्लेक्शन, येलो स्किन कलर रहता है, फ्लैट फेस, चबी चीक्स, आलमंड शेप्ड आइज, इनकी आंखें जो होती हैं आलमंड जैसी होती हैं। हैविंग येलो कम्प्लेक्शन मंगोलॉइड्स वर आल्सो नोन एज कीरत, इनकी कम्प्लेक्शन रंग येलो होता था, इस कारण से कीरत का नाम भी दिया जाता था। अल्पाइन, डिनरिक और आर्मनाइट की बात करें, दीज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया से आए थे। ऑल दीज थ्री ट्राइब्स हैव सिमिलरिटीज, इनकी तीनों ट्राइब्स की सिमिलरिटीज थी काफ़ी इनके बीच में। द ओरिजिन दैट इज जीन्स ऑफ दीज ट्राइब्स आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर इन गुजरात, इनका जो जीन्स हैं यानी कि ये इनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो ज़्यादातर गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। आर्यंस की बात करते हैं। द नॉर्डिक आर्यंस जो हैं इनको क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। हिंदूज जो हैं उनको आर्यंस भी कहा जाता था पुराने समय में। एंड जिस एरिया में ये ज़्यादा लोग रहते थे यानी कि आर्यंस ज़्यादा बसे हुए थे जिस एरिया में, उस एरिया को आर्यव्रत भी कहा जाता था। क्या कहते थे उसे? आर्यव्रत। जैसे कि यहाँ पर 7 नदियाँ बहती थी, कितनी नदियाँ बहती थी? 7 नदियाँ, इसी कारण से इस रीजन को सप्त सिंधु का नाम भी दिया। सिंधु मतलब नदी और सप्त मतलब 7 नदियों का प्रदेश भी कहा जाता था। और इन एंशिएंट टाइम द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वॉज कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो पहला जो आर्यन पॉपुलेशन शुरू हुई थी वो ज़्यादातर ये पहले बसे थे जाकर नॉर्थ वेस्ट में। द एरिया ऑफ आर्यव्रत वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला, यानी कि आर्यव्रत जो था वो मिथिला बिहार तक फैला हुआ था और ईस्ट में, और साउथ में बात करें तो विंध्याचल तक ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड के सेकंड चरण में, उसके बाद विंध्याचल तक फैला हुआ था और ईस्ट में ये बिहार तक फैला हुआ था। ये लोग बहुत ही एडवांस्ड लोग थे दूसरी ट्राइब से। दिस वास्ट लैंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड विद वेरियस नेम्स, इस लैंड को जिसपे ये आर्यस रूल करते थे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष एट्सेट्रा। इनके जो राजा थे, राजा भरत के नाम पे इसको, या फिर भरत कुल ट्राइब के नाम से भी इसको भारत भूमि भी कहा जाता था। आर्यंस वर नेचर लवर्स, आर्यंस जो थे वो कैसे थे? नेचर लवर थे। ये प्रकृति से बहुत प्यार करते थे और पेड़ों की पूजा करते थे, नदियों की, पहाड़ों की और सूर्य देवता की, इवन ये वायुदेव और रेन की भी पूजा करते थे। ये हिम्स यानी कि मंत्र उच्चारण करते थे और उसी रूप में ये प्रार्थना करते थे, मंत्र के रूप में ही। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज लाइक रेसिटेशन ऑफ वेदास को रिसाइट करना, परफॉर्मिंग यज्ञ एंड अदर एक्टिविटीज बिकेम प्रेवलेंट इन इंडिया, और इनके प्रभाव के कारण ही वेदास को रिसाइट करना यानी कि वेदास को बोलना, जैसे आप जानते हैं ना उसका पाठ करते हैं वेदास का उच्चारण, वो सब चीज़ें, यज्ञ करना, ये सब इनके कारण ही भारत में प्रचलित हुआ। देयर वॉज अ फाइन अमलगमेशन ऑफ दोज ट्राइब्स विद देयर स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ लिविंग एंड हार्मोनियस कल्चर वॉज फॉर्म्ड विच गेव इंडिया ए ग्लोरियस एंड प्रोस्परस हेरिटेज। These foreigners and Indian tribes amalgamated in such a way over a long period of time that they lost their individual identity through intercaste marriages. अब ये जो जितनी ट्राइब्स के बारे में हमने देखा कि भारत में आई, इन सब ट्राइब्स में भारत में आकर जब ये आए तो धीरे धीरे ये आपस में मिक्स होने लगी और इन्होंने अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी यानी कि जो इनका कल्चर था वो हमारे कल्चर में मिक्स होकर एक नया कल्चर बन गया जो कि भारत के कल्चर को दुनिया में सबसे भिन्न और यूनिक बनाता है। फिर इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगी जिससे इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल ही खो दी। आउटसाइडर्स एंड लोकल पीपल वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज, विदेशी लोग थे वो भारत की लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, नेम्स और रिलीजियस बिलीफ से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित होते थे और इसने लगभग हर एक व्यक्ति को जो भी विदेश से आके बाहर से आके भारत में बसा, इन सब चीज़ों का प्रभाव उस पर इतना पड़ा कि उसने अपने आप को इंडियनाइज कर लिया, यानी कि वो भारतीय बनकर ही रह गया। सिंस एंशिएंट टाइम्स अ कंपोजिट कल्चर हैज़ बीन क्रिएटेड इन इंडिया, दे ऑल देन बिकेम इंडियंस, फिर ये सब लोग क्या बन गए? इंडियंस। इन शॉर्ट, इन एंशिएंट इंडिया द अमलगमेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स एनरिच्ड इंडियन कल्चर बाय मेकिंग इट वेरिएटेड एंड प्रॉस्परस। तो इन सब ने, इन जो भी ट्राइब्स भारत में आई थी पहले, इन्होंने मिलकर भारत के कल्चर को यूनिक और रिच बनाने में बहुत मदद की। अब हमने देखा कि भारत का कल्चर कितना रिच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का कल्चर जो है वो इतना रिच है, लेकिन अब रिच कल्चर के मालिक होने के नाते हमारी कुछ ड्यूटी भी बनती है ना। क्या ड्यूटी बनती है? हम किस प्रकार से इस कल्चर को इसको प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, इसके बारे में हम आगे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड
इंडिया आई कैचिंग, पिक्चरेस्क्यू एंड अट्रैक्ट। अब ये जो भी चीज़ें हमने यहाँ तक देखी इंडियन हेरिटेज के जो भी एस्पेक्ट्स थे, ये सब भारत को, भारतीय कल्चर को आई कैचिंग यानी कि अट्रैक्ट करने वाला, दूसरों की तरफ से अट्रैक्टिव कल्चर बनाता है। हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू नेशन, हेरिटेज के कारण हमारे देश को बहुत ही ग्लोरी, सम्मान मिला है। इंडिया अटेन्ड अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। Thus, it is the primary and pious duty of every citizen of India to see that nobody harms the Indian ancient memorials and also to preserve places having historical importance and value. अब भारत जो है, इसकी पोजीशन दुनिया में इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, इतने ज़्यादा भारत के लोग कायल क्यों हैं, क्यों भारत में आकर भारत के कल्चर को आज भी विदेशी लोग देखना चाहते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम लोग वेस्टर्नाइजेशन के प्रभाव में विदेश जाकर बसना चाहते हैं और वहाँ जाकर वहाँ के कल्चर को अपनाना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए कि पूरा विश्व जो है वो भारत में आकर भारत के कल्चर को अपनाना चाहता है। तो हमारा कल्चर इतना रिच है और हमने इसको बखूबी संभाल कर रखा है। बहुत पुराना है हमारा कल्चर, लेकिन हमने इसको बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व किया है, संभाला है। ऐसे में इसको और अच्छे से संभाल कर रखना, इसकी देखभाल करना, ये हर एक भारतीय सिटीजन की ड्यूटी है। अब इसके लिए क्या किया गया, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर कुछ आर्टिकल्स, जैसे कि आर्टिकल 51A और उसी के 6, 7 और 9 सब पॉइंट में हमारी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये जो पॉइंट्स मैं अभी बता रहा हूँ ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आपको अगर इंडियन हेरिटेज के बारे में पूछा जाए, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज के बारे में पूछा जाए, कंजर्वेशन के बारे में, तो आपको ये आंसर लिखना है। अब ये जो आपको इसमें लिखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज और इसके सेक्शंस आपको सही लिखने हैं, 51A, 6, 7 और 9। अब इसमें आंसर क्या है, टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ आर हार्मोनियस कल्चर, प्रोस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व। हमारा जो कल्चर है, इस कल्चर को समझना, इसकी महत्वता को, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना, इसकी प्रॉस्पेरिटी को समझना और इसको प्रिजर्व करना, ये हमारी ड्यूटी में आता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स along with maintaining the natural environment and show compassion for all living creatures। हमें हमारे भारत के ये जो भी चीज़ें भारत के अंदर हैं, भले वो जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, रिवर्स, पॉन्ड्स हैं, जो भी फॉरेस्ट है एक्सेट्रा, नेचुरल एनवायरनमेंट, इन सब को हमें प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और लिविंग क्रिएचर्स के प्रति हमें दया भावना दिखाना, प्यार दिखाना, ये हमारी ड्यूटी है। द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, इसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और वायलेंस यानी कि हिंसा, लड़ाई झगड़े को बिल्कुल छोड़ देना, ये सब तीनों जो पॉइंट्स हैं आपके, तीनों पॉइंट ये दर्शाते हैं और ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ये तीनों हमारे ड्यूटीज़ में आता है कि हम देश की प्रॉपर्टी को, कल्चर को, हेरिटेज को कैसे बचाएं। Thus, nature has created beautiful landscapes. We should maintain the purity, sanctity and beauty of the nature. अब जो ये लैंडस्केप्स हैं, सुंदर जो ये नज़ारे हैं, ये हम नहीं बना सकते हैं, ये खुद ब खुद बने, लेकिन इसकी प्योरिटी, इसकी शुद्धता को बनाए रखना ये ज़रूर हमारे हाथ में है। तो हमें ये अपनी मॉरल ड्यूटी की तरह इसको निभाना चाहिए था। इंडियन हेरिटेज इज एन आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारा जो हेरिटेज है, ये आउटकम है, ये रिजल्ट है। किस चीज़ का रिजल्ट है? डेवलपमेंट, यानी कि भारतीय लोगों की जो डेवलपमेंट हुई है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये 1-2 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 1 लाख दिन या फिर सैकड़ों सालों में नहीं हुआ है, बहुत समय लगा है इसमें। तो ये बहुत ही लंबे सालों की मेहनत का नतीजा है ये आज का हमारा हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज। तो इसको प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। नेचर हैज़ जनरसली डोनेटेड अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया। इंडिया अचीव्ड इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज इन ऑल द फील्ड्स फॉर ग्रेजुअल डेवलपमेंट ड्यू टू इंडियाज पेक्युलर नेचुरल स्ट्रक्चर। अब भारत जो है उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिली हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर। भारत की डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस होती रही है अलग अलग फील्ड्स के अंदर। इन दिस वे द इंडियन हेरिटेज इज़ अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स ओवर सेंचुरीज। इस तरीके से जो इंडियन हेरिटेज है, भारतीय हेरिटेज जो है, धरोहर जो है, वो रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? किस चीज़ का? डेवलपमेंट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, भारतीय लोगों के डेवलपमेंट का अलग अलग फील्ड्स के अंदर, जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल फील्ड्स भी आती हैं। और इसमें कितना समय लगा है? ओवर सेंचुरीज, सैकड़ों सालों से जो ये डेवलपमेंट कर रहे हैं इन फील्ड्स के अंदर, ये उसी का नतीजा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज, जो हेरिटेज ऑफ इंडिया जो है, भारत जो है एक बहुत ही रिच कंट्री है हेरिटेज के मामले में, और इसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ये हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्यूटी, हमारी ड्यूटी में आता है। तो इस प्रकार से हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जो देश है वो दुनिया में, देश विदेशों में इसी प्रकार से ख्याति प्राप्त
किया रहेगा हमेशा के लिए। तो ये था आपका चैप्टर हेरिटेज ऑफ इंडिया। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कुछ आपको टॉपिक समझना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।